बीरबल ने एक योजना बनाई। वे याद का त्योहार बुलाने लगे। इस त्योहार का उद्देश्य था लोगों को अपनी कहानियां सुनाने को प्रेरित करना, ताकि स्मृतियां दोबारा अपने ठिकानों पर टिक जाए। पर यह आसान नहीं था। पहले तो कई लोग अपने पुराने अनुभव भूल चुके थे और बात शुरू करते ही उनके शब्द कहीं खो जाते। बीरबल ने धीमी चाल से त्योहार को आरंभ करवाया। उन्होंने सबसे पहले बच्चों को आमंत्रित किया, क्योंकि बच्चों की यादें अक्सर ताजा रहती हैं और उनके पास कई निवासी कहानियां होती हैं। बच्चों ने अपनी छोटी छोटी कहानियां सुनाई। किसी ने फल के पेड़ के नीचे सोई बिल्ली की कहानी बताई, किसी ने अपनी नानी की चूड़ियां गिनने का किस्सा सुनाया। लोग सुनते सुनते मुस्कुराने लगे और उन कहानियों की सुरसराहट से कुछ पल धीरे धीरे जमने लगी। फिर बीरबल ने मध्यम वर्गीय कलाकारों को प्रेरित किया कि वे पुरानी कविताएं और लोक कथाएं मंच पर गाएं। कवियों की आवाजों में एक नई मजबूती आ गई। वे गीतों की पंक्तियों में वह स्मृति बांध देते जो धूल से ढकी पड़ी थी। फिर भी सबसे अलग बूढ़ी महिला ने अपनी पुरानी झगड़े की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे दशकों पहले एक पड़ोसी ने उसके घर की छत पर चिल्ली रखकर उसे अजनबी समझा, पर आज वह भूल जाने की कगार पर था। जब उसने यह पूरी कहानी कही, कई लोगों की आंखें नम हुई और उनकी यादों के दरवाजे फुर्ती से खुलने लगे। अचानक ऐसा लगा मानो पूरे शहर की स्मृतियां एक साथ किसी पहाड़ी नदी की तरह बह निकली। यादों की फिसलन कुछ कम हुई और लोगों के विचारों ने अपना सही ठिकाना ढूंढना शुरू किया। पर बीरबल जानते थे कि यह केवल एक क्षणिक उपचार है। असली समस्या वह थी जो लोगों के मनों में रंगी हुई छिपे हुए कारण थे। वे तन्हाई और अनसुनी पुकारें जो धीरे धीरे स्मृतियों को कमजोर कर देती थी। इसलिए बीरबल ने शिक्षा और साक्षरता का विषय उठाया। उन्होंने गांवों में सूने पकवान की कक्षाएं आरंभ कराई, जहां बुजुर्ग अपने युवा बच्चों को अपने काम सिखाएं और उनसे कहानियां बांटें। उन्होंने कहा कि जब एक पीढ़ी अपनी यादों को अगली पीढ़ी को देगी तो भूलने की प्रवृत्ति कम होगी। अकबर ने इस योजना को मंजूरी दी और राज्य का खजाना खोलकर छोटे बड़े विद्यालयों और पुस्तकालयों के लिए अनुदान दिया। धीरे धीरे युवा और वृद्ध एक जगह मिलकर भिन्न भिन्न कहानियां बांटने लगे और यह सिलसिला स्मृति के टूटने को रोकने लगा। वह दिमागी फिसलन का एक अरुकता कुछ लोगों की मान्यता है और फैसले न केवल भूल रहे थे बल्कि जानबूझकर पुराने रिश्तों को मिटाना चाहते थे। एक प्रभावशाली कुलीन ने अपने पुरखों की एक दान पत्रिका जला दी थी और कहा कि वह नए नाम से जाना जाएगा। इसके चलते गांव के कुछ लोग अपने पारिवारिक संबंधों पर सवाल करने लगे। बीरबल ने कहा कि यदि स्मृति को केवल कागजों से मिटाया जाए तो आत्मा में दबी से उभर कर अधिक बढ़ती। इसलिए उन्होंने पारिवारिक इतिहास के संरक्षण के लिए विशेष अनुशासन किया। पुरानी कहानियों को लिखकर संग्रहालयों में रखा गया और पारिवारिक पंक्तियों को सार्वजनिक पंक्तियों में बांटा गया ताकि कोई भी उनकी यादों को आसानी से खो न सके। यह निर्णय कुछ लोगों को जेब पाया, पर सामान्य जनता ने इसे राहत की सांस माना। समय के साथ दिमागी फिसलन की तीव्रता घटने लगी, पर वह पूरी तरह खत्म न हुई। कुछ नौजवानों ने बताया कि अगर वे रोजाना एक छोटा कि यह महज व्यक्तिगत भूल नहीं, एक सामाजिक फिसलन है और उसके कारणों का पता लगाना जरूरी था। 20-25 शिकायतें, जिनमें साधारण भूल, किसी का नाम, किसी का पता, किसी का दस्तखत, ऐसी साधारण चीजें शामिल थीं, धीरे धीरे जोड़कर एक संकेत बनी। कोई घड़ी नहीं, कोई मंत्र नहीं, यह बुरे वक्त और मानवता के बीच के रिश्ते को छेड़ रही थी। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से कहा कि पहले हमें यह जानना होगा कि यह फिसलन कब से हुई और किस तरह फैल रही है। उन्होंने जांच शुरू करने के लिए 4 लोगों की टीम बनाई। एक यात्री जो हमेशा शहरों के हालात समझता, एक बालक जो लोगों की छोटी छोटी बातों पर नजर रखता, एक मंत्र पदाधिकारी जो
दस्तावेजों से परिचित था और एक वृद्ध गृहिणी जो चरवाहे किस्सों का खजाना थी। साथ में उन्होंने कुछ घरेलू परीक्षण भी किए। लोगों को याद रखने के लिए छोटी छोटी कहानियां सुनवाई गई और देखा गया कि कौन सा किस्सा फिसलन के जाल में फंसता है और कौन सा नहीं। पहली रोज गांव की एक चाय वाली थी। रोज सुबह बाजार में बैठकर लोगों की बातें सुनती दी और उसके शब्दों में एक सीधा सच था। उसने बताया कि दुकानदारों के बीच अचानक से चिल्लाहट बढ़ गई है, पर वे ठीक ठीक कारण नहीं बता पाए। सबके मुंह पर वही अजीब से हल्की सी मुस्कान थी जो कुछ भुलाने की कोशिश कर रही हो। बीरबल ने उसे अपने नोट में दर्ज किया और पूछा कि क्या उसने किसी दिन किसी बूढ़े साधु को देखा जो चुपके से घूमता हो। चाय वाली ने कहा कि हाँ, कल एक बूढ़ा आया जो बार बार भूलता हुआ कुछ गुनगुना कर बेचारा सा चलता रहा, पर जब कोई पास गया तो वह अपना नाम भी भूल गया। बीरबल ने अपनी उंगलियां जोड़ी। यह वही निशानी है जो हमें साधु के पास ले जाएगी। साधु को ढूंढना आसान नहीं हुआ, पर बीरबल की चपलता और यात्रियों के सहयोग से वे एक सुनसान कोची घर में पहुंचे, जहां एक साधु बैठा था। उसकी आंखों में अनवरत चमक थी, पर उसकी यादें बिखरी हुई। साधु ने मुस्कुरा कर बताया कि वह भ्रमवृत्ति नामक किसी अवस्था का शिकार है। एक ऐसी अवस्था जिसमें यादों की सतह पर पतली परत बन जाती है और वे शब्दों की तरह फिसलने लगते हैं। उसने कहा कि यह फिसलन अचानक नहीं आई। यह उस दिन से शुरू हुई जब लोग सुनसान हो गए, जब वे एक दूसरे की कहानियों को सुनना बंद कर दिया। साधु ने थपकियां दी और कहा कि किसी ने आकाश के किनारे पर एक छोटी सी घंटी बजाई थी, जिसे सुनकर लोगों के मनों की परतें और पतली हो गई। बीरबल ने समझा कि यह चेतावनी है, कोई परिवर्तनीय शक्ति लोगों की स्मृति को प्रभावित कर रही है और उसे सिर्फ बुद्धि की कसौटी पर परखा जा सकता है। अकबर ने तुरंत बुलावा किया और अंसतोष की बात यह थी कि कुछ सरकार के पुराने फैसले भी अजीब तरह से भूलने लगे। वैसे मौजूद थे, पर जिन अफसरों ने उन फैसलों पर दस्तखत किए थे वे अपने दस्तखत और आदेश को भूल रहे थे। न्यायालयों में गवाह अपनी कहानी बीच में छोड़ देते, साक्ष्य खंडित नहीं होते, पर गवाही में नियमितता नहीं थी। सरकार के कामकाज प्रभावित होने लगा और ताजमहल की गलियों में भय का साया गया। ऐसे में अकबर ने बीरबल से कहा कि वह इस फिसलन को हास्य और मजाक की बजाय गंभीरता से ले। समाज की यादों की रक्षा करना शासन का पहला काम है। बीरबल ने न केवल स्वयं बल्कि समाज के कलाकारों, कवियों और गढ़वालों से भी मदद मांगी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि स्मृतियां कहानियों और गीतों से जुड़ी रहती हैं और उन्हें फिर से जिंदा करने के लिए कला सबसे अच्छा उपाय है। पहले उसे कटुता थी, पर बाद में उसने भी मान लिया कि चंदू की सादगी में भी कुछ श्रेष्ठता है। माहौल न केवल शांत हुआ, पर लोगों ने बीरबल की योग्यता की तारीफ भी की। कैसे उन्होंने मजाक, नाटक और हंसी को मिलाकर एक ऐसा न्याय किया जो कठोर तो नहीं, पर असरदार और मानवीय था। समाप्ति में चंदू ने मूर्ति को कहा कि मंदिर की छोटी सी चौबी ओर बैठाया और वहां से उसके साथ शहर भ्रमण प्रारंभ कर दिया। मूर्ति सचमुच हंसती और उसकी मुस्कान लोगों के चेहरों पर उजाला फैला देती। लाल बहादुर ने कुछ साल बाद खुद मुंह फेर कर चंदू के साथ मिलकर गरीबों के लिए एक चैरिटी शुरू की और लोगों ने कहा कि आखिरकार हंसी ने सबका मुकद्दर बदला। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां अपना न्याय केवल लिखे हुए कानून का नाम नहीं, वह तो जरूरत है कि उससे मानवता का पोषण हो। कभी कभी मजेदार तरीके ही वह पुल है जो लोगों को वापस जोड़ते हैं। अकबर ने सिर से सहमति में जय कहा और बीरबल के चुपके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई, जो आज भी ताजनगरी के बच्चों की कहानियों में सुनाई जाती है। और इस तरह बीरबल का मजेदार न्याय ताजनगरी की लोककथाओं का हिस्सा बन गया। एक ऐसी दास्तान जिसमें दिखावों की जगह सादगी और नकली हंसी की जगह सच्ची मुस्कान ने जीत हासिल की। लोग अब भी कहते हैं कि यदि कभी कोई विवाद अटके तो बीरबल की तरह हंसी का तराजू आजमाया जाए, क्योंकि हंसी कभी केवल हंसी नहीं होती, वह दिल की सच्चाई का सबसे सरल आईना होती है। अकबर और दिमागी फिसलन
नहीं दंडा। जब यादें सरकने लगीं और बुद्धि ने कांटे से पैर बचाया, अकबर ने उस सुबह दरबार में कदम रखा तो सब कुछ वैसा ही लगा। शाही कालीन, महकती हुए धूप की किरणें और दरबार के दरवाजे पर खड़े नौकरों की व्यवस्थित पांव की धुन। पर कुछ भी निश्चित उस दिन नहीं था। दरबार के दरवाजे पर रखी घड़ी अपने समय को भूलती नजर आ रही थी। न ही वह तेज टिक टिक कर रही थी, न ही कोई दूसरी अनिश्चितता दिखा रही थी। बस लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी भुलक्कड़ मुस्कान थी, मानो किसी ने उनकी यादों की रस्सियां थोड़ी ढीली कर दी हो। अकबर ने अपनी पलकों को सिकोड़ते हुए पूछा, ये किसका खेल है? बीरबल, जिनकी आदत थी कि वे किसी भी असामान्य घटना में पहले हंसते और फिर समझते, ने धीरे से उत्तर दिया, जहां अपना ये कोई खेल नहीं लगता, ये तो दिमाग की फिसलन है। अकबर ने भौहें उठाई। दिमागी फिसलन वह क्या होती है? बीरबल ने अपनी आंखें चमकाकर कहा, जब लोग सोचते हैं कि उन्होंने कुछ किया पर असल में उन्होंने किया नहीं। जब अदालतें फैसले दे देती हैं और यादें पीछे हट जाती हैं, तो वह दिमागी फिसलन का असर होता है। अकबर ने कहा कि यदि ऐसा है तो उसे जांचने की आवश्यकता है। और इसी तरह से आज का दिन एक ऐसे किस्से का बन गया जो ताजमहल की स्मृतियों को हिलाकर रखते हुए शुरुआत सुनने थी। एक किसान आया और दरबार में बैठते ही बोला कि कल रात उसकी गाय गायब हो गई थी। और सुबह वे उसे खेत में बैल की तरह बांध कर पाए। अगले ही क्षण बाजार से खबर आई कि टिम्बर वाले का बड़ा सा बैल, जो 3 दिन से गायब था, वह अचानक अपने घर आ गया, पर उसका नाम और मालिक उसे पहचान नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर में पता चला कि कई लोग ऐसे थे जो अपने घर के पते भूल गए थे, या वे किसी काम के लिए निकलते पर रास्ता भूल जाते। शहर की छोटी छोटी समस्याएं अब बड़ी उलझनों में बदलती जा रही थीं। लोग कागजों की जगह अपने नाम याद नहीं कर पाते, साक्ष्य गायब नहीं होते पर गवाह उनका वर्णन करते हुए बीच में भूल जाते। बीरबल ने महसूस किया, जो रखा हो लाल बहादुर भड़क उठे, तो तुम कह रहे हो कि सिर्फ हंसी और पूजा से मालिकाना तय होगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हाँ, पर इससे बड़ा अर्थ यह है कि समाज में वस्तुओं का अस्तित्व केवल दांव पेंच और संपत्ति के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें लोगों की आत्मा से जुड़ी होती है। अकबर ने धीमे से आदेश दिया कि वे दोनों पक्षों के जीवन पर नजर रखें, पर बीरबल के पास एक आखिरी मजेदार तरकीब और थी। बीरबल ने कहा कि मूर्ति को किसी एक के घर में रखने से पहले दोनों को 1 महीना दिया जाएगा, पर इस महीने के दौरान मूर्ति हर रोज उस घर पर रखी जाएगी जहां वह सबसे अधिक मुस्कान दिखाएगी। हर शाम मूर्ति को दोनों के पास रखकर देखा जाएगा कि किसकी सरल पूजा और सच्ची मुस्कान उसे अधिक खुश करती है। लोग मुस्कुराए। यह न्याय मजेदार था पर अनूठा भी। लाल बहादुर को यह बात नागवार लगी, पर उन्हें अकबर का आदेश मानना पड़ा। चंदू को वह जानता था कि उसकी दादी की साधारण पूजा में मन की सच्चाई थी, और इस तरह बीरबल का हंसी करता लागू हुआ रोज मूर्ति दोनों घरों में जाकर देखी गई और हर बात की छोटी छोटी घटनाओं पर नोट की गई। पहले हफ्ते में चंदू की छुट्टी सी हवेली में मूर्ति को सादगी और प्यार मिला। बच्चे खेलकर उसके चारों ओर नाचते, दादी पुराने गीत गाती और चंदू दोपहर में बर्तन धोकर मूर्ति के पास बैठ जाता। मूर्ति अक्सर मुस्कुराते हुए झुक जाती, जैसे उसे तसल्ली मिल रही हो। दूसरी ओर लाल बहादुर के घर में भव्य दावतें और जुलूस होते, पर मूर्ति की मुस्कान औपचारिक ही बनी रहती। कुछ दिनों बाद एक रोचक घटना घट गई। लाल बहादुर के छोटे लड़के ने चंदू के छोटे बहन को बाजार में दुत्कार दिया। वह बात शहर में फैल गई और लोगों ने देखना शुरू किया कि लाल बहादुर का परिवार भी अपने तेजों में कितना कठोर हो सकता है। उसी दिन मूर्ति का स्वर चंदू की हवेली पर ज्यादा खिल गया। धीरे धीरे ये संकेत जमा होने लगे। चंदू की हवेली में मूर्ति ने ज्यादा भारपूर्ण मुस्कान दिखाई। मास बीतता गया और जब अंतिम दिन आया, बीरबल ने सभी नोट इकट्ठे कर लिए। उन्होंने मंच पर आकर कहा, हमने देखा कि मूर्ति अधिक बार उस घर में खिलती है जहां सच्ची मुस्कान, सादगी और प्रेम मिलता है, जो दिखावे से परे है। इसलिए मेरा निष्कर्ष है कि मूर्ति अब चंदू के साथ रहे, पर एक शर्त पर। लाल बहादुर ने गुस्से में पूछा,
क्या शर्त? बीरबल ने कहा, शर्त यह है कि चंदू मूर्ति को अपने जज्बातों का खाना न समझे, बल्कि वह मूर्ति के साथ शहर के सामूहिक कल्याण के लिए कुछ करे। यह मूर्ति केवल एक परिवार की शोभा नहीं, बल्कि शहर के उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बने जिसने तो जिंदा रखा। चंदू ने झुककर कहा कि वो यही करे। अकबर ने सख्त पर मुस्कुराते हुए कहा कि यह न्याय स्वाभाविक और समाजोपयोगी दोनों है। लाल बहादुर की नाराजगी को कुछ इस तरह शांत कर दिया कि घटनाओं का तात्कालिक ठंडा असर दब गया, पर कहानी का सबसे मजेदार मोड़ तब आया जब बीरबल ने आखिर में कहा, अमले में हमने तय किया कि मूर्ति को हर गमवे मेले में ले जाया जाएगा, और जहां भी कोई छोटी सी पीड़ा या तंगी होगी वहां उसकी उपस्थिति से लोगों का मन हल्का हो। साथ ही सप्ताह में एक दिन लाल बहादुर को भी उसमें हिस्सा लेना होगा, ताकि वह भी समझ सके कि सच्ची मुस्कान दिखावे से उपजी नहीं आती। लाल बहादुर मुस्कुराए। बात कही उनकी दादी ने भी बताया कि मूर्ति तीर्थयात्रियों के बीच घूमती थी, पर एक व्यापारिक झगड़े के बाद उनका पूर्वज उसे अपने घर ले आया था और वह मूर्ति परिवार की शान रही। लाल बहादुर ने अपना एक पारिवारिक गीत गुनगुनाया। उस गीत पर भी मूर्ति ने हल्की मुस्कान दी। पर वह मुस्कान चंदू के गीत की तरह विस्तृत नहीं हुई, बल्कि झपकन जितनी थी। बीरबल ने नोट बीरबल की बातों पर सब ध्यान देते हैं, ये देखा और बोले, देखा जाए। मूर्ति ने दोनों की स्मृतियों पर प्रतिक्रिया दी, पर अधिक सक्रियता किसमें है यह देखना होगा। फिर उन्होंने अदालत में एक दूसरा परीक्षण रखा, नाट्य परीक्षण। उन्होंने दोनों पक्षों से कहा कि वे अपने पुराने रिश्तों को याद दिलाने वाले कुछ कार्य करें। चंदू ने मंच पर छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन रख दिए और कहा कि उसकी दादी हमेशा उन बर्तनों में सरसों का तेल भरकर मूर्ति के सामने रखती थी। चंदू ने मिट्टी के बर्तन पहुंचाए और मंच पर मूर्ति के साथ मूर्ति पर जब दिए की रोशनी पड़ी तो वह खिल उठी। उसने अपनी मुस्कान चौड़ी कर ली और मूर्ति की नजरों में एक अजीब सी चमक लोग वाह-वाह करने लगे। फिर लाल बहादुर ने अपने पारिवारिक डीजो महल में नाचने वाले गायकों को बुलाया जो शाही शैली में नृत्य करने लगे। उनके नृत्य पर मूर्ति की मुस्कान देर तक टिकी नहीं रही, जैसे झटके में उसने मुस्कान लौटा दी। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, मूर्ति पर वह प्रकाश और सरल पूजा का असर अधिक गहरा है, न कि दिखावटी शो का। सबने सिर हिलाया, पर लाल बहादुर ने यह स्वीकार नहीं किया। वे बोले कि कभी कभी असली भाव धीरे धीरे बदलते हैं। बीरबल ने अब तीसरा और मजेदार चरण रखा, हंसी की परीक्षा। उन्होंने कहा, हंसी दिल की सच्चाई को उजागर करती है, पर हंसी कई तरह की होती है। नकली हंसी, तकरीबन हंसी, और वह रूहानी हंसी जो किसी गहरे सुख से आती है। हम देखेंगे कि मूर्ति किस हंसी पर प्रकट होती है। लोगों ने हैरानी जताई, पर अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने अगले पल एक छोटी सी स्किट का आयोजन कर दिया। 2 कलाकारों को बुलाया गया। एक ने नाटक में बेईमान व्यापारी की भूमिका निभाई और दूसरे ने स्नेहिल गांव वाले की। कलाकारों ने थोड़ा सा व्यंग्य सहित अभिनय किया, पर बीरबल ने निर्देश दिया कि हर हंसी नकली न लगे। वे दोनों कलाकार सच्ची मुस्कान लेकर आए। पहले कलाकार ने नकली हंसी के साथ एक हास्यपूर्ण चाल चली। लोग हंसे, मूर्ति ने हल्की सी प्रतिक्रिया भी नहीं दी। फिर दूसरे कलाकार ने एक छोटी सी सच्ची हंसी दिखाई। वह हंसी उस तरह की थी जिसमें दर्द भी समाहित था, पर जिद भी। जब उसकी हंसी निकली, मूर्ति की मुस्कान गहरी हुई और वह झिरक उठी, जैसे उसे वही आवाज परिचित थी। बीरबल ने कहा, देखा आपने, मूर्ति असली हंसी को पहचान रही है। कुछ लोग ये सब अजीब समझे, पर जिनकी आंखें भावनाओं को पहचान सकती थी, वे समझ गए कि मूर्ति किसी दिखावे से अधिक वे सच्ची चीजें पसंद करती है जो दिल से निकले। फैसला करने के दिन आए। बीरबल ने चंदू और लाल बहादुर दोनों को मंच पर बुलाया और कहा, हमने देखा कि मूर्ति सरल पूजा, सच्ची स्मृति और खासकर सच्ची हंसी पर ज्यादा खिलती है। अब मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ, मूर्ति का अधिकार केवल उस पर होना चाहिए जिसका जीवन और व्यवहार उससे निकटतम मेल खाता है, न कि सिर्फ उस पर जिसने उसे
कागजों में रखा हो, या जिसने उसे दिखावटी तौर पर कैसे उसकी दादी ने कभी उस मूर्ति को गांव के किसी मंदिर से निकाला था और कैसे वह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। साथ में उसके पास कुछ पुराने धागे कांच के टुकड़े भी थे जो उसने मूर्ति के आधार पर चिपकाए हुए दिखाए। दोनों में से कोई भी सीधा झूठ नहीं बोल रहा था, या कम से कम ऐसा दिख रहा था। मामला उलझा हुआ था और अकबर ने कहा कि यह मामला केवल कागजों से तय नहीं होगा, अदालत को कुछ और जांचना होगा। बीरबल, जो बीच में हंसते हुए बैठे थे, उठकर बोले, जहां पनाह, आज का यह मामला थोड़ा मजेदार है। यदि हम परंपरागत नुमाइश पर आकर फैसला करें तो कागज बोलेंगे, पर मेरा सुझाव है कि हम इस मामले में एक अलग तराजू लगाएं। एक ऐसा तराजू जो सिर्फ दानी के शब्दों की नाप न करे, बल्कि मूर्ति के साथ जुड़े रिश्ते और उसकी सच्ची पहचान को भी परखे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और वह तराजू क्या होगा बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हंसी। सभी ने हैरानी से देखा। मंत्री भांपने लगे कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, पर बीरबल की आंखों में एक अटूट ठहराव था। उन्होंने आगे कहा, "यह मूर्ति जितनी होगी, उतनी ही इसकी कहानी। कभी-कभी वस्तुओं के साथ जुड़ी स्मृतियां और लोगों के चेहरे की हंसी ही बताती है कि वस्तु किसकी है। आइए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अदालत में हम हंसी का एक पैमाना रखें और देखते हैं कि मूर्ति किसके साथ खुश है।" मंत्री हंस पड़े, पर अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, "बीबी, तुम जो प्रस्ताव कर रहे हो वह मानो अजीब हो, पर कभी-कभी अजीब राहें सच तक पहुंचाती है। पर यह स्पष्ट करो कि तुम्हारा तरीका न्याय के नियमों के अनुरूप हो, झूठ को न बढ़ावा दे और न ही प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए।" बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, "जहां पनाह, मैं किसी को मजाक में लंबे हिरासत में नहीं लाऊंगा, परंतु मैं चाहता हूं कि हम मूर्ति के सामने कुछ ऐसे हालात बनाएं जो उसके सच्चे घर को पहचानने में मदद करें।" अकबर ने हाँ कहा और फरमाया कि आज शाम को दरबार के खुले मैदान में एक सार्वजनिक परीक्षण रखा जाए, जहां दोनों पक्षों को बराबर मौका मिलेगा और जनता भी देखेगी। जानकारी तेजी से शहर में फैली और शाम तक हर चौक चौराहे पर कोई न कोई अनुमान लगाए जा रहा था कि बीरबल किस तरह न्याय करेंगे। शाम आई, सारा मैदान दीपों से जगमगा रहा था। लोग जमा हुए, हंसते, फुसफुसाते, अनुमान लगाते। अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और बीरबल मंच के मध्य स्थान पर खड़े थे। मूर्ति को बीच में रखवाया गया था। बीरबल ने सबसे पहले कहा, "यह परीक्षण किसी के अपमान के लिए नहीं, ये केवल सत्य को पहचानने का एक तरीका है। मैं दोनों पक्षों से कुछ प्रश्न पूछूंगा और फिर एक छोटा सा नाटक करवाकर देखूंगा कि मूर्ति किस स्थिति में खिलती है। पर यह नाटक हास्य का नहीं, बल्कि समझ का साधन होगा।" लोगों ने उत्सुकता से सांस ली। पहला चरण था यादों का सुनना। बीरबल ने पहले चंदू से कहा कि वह मूर्ति के साथ अपने बचपन की कोई बात बताए। चंदू ने आंखें बंद कर कहा कि उसकी दादी उस मूर्ति को मंदिर से छुपाकर लाई थी, क्योंकि मंदिर के पुजारी ने कहा था कि मूर्ति को दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए। दादी ने बताया कि मूर्ति रात को धीरे धीरे मुस्कुराती थी और तब वह गीत गाती थी जिससे दादी को सुकून मिलता था। चंदू ने एक मधुर सा गीत गाया और जैसे ही उसने गाया, मूर्ति की छोटी सी मुस्कान थोड़ा और खिल गई। लोग देखकर चौंक उठे। फिर लाल बहादुर ने अपनी आखिरकार एक शाम जैसे ही तख्त के घड़ी घर की सुई ने धीरे धीरे अपनी घूर्णी चाल वापस संभाली और समय फिर सीधा चलने लगा। अकबर ने दरबार में सभी को बुलाया और कहा कि आज हमें केवल उन बातों का जश्न नहीं मनाना चाहिए जो लौट आई, बल्कि उन सीखों का भी आभार करना चाहिए जो हमें मिली। सच की हैसियत को पहचानना, अपने की जिम्मेदारी लेना और सुधार के लिए काम करना। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "जहां पनाह, उलटी गिनती ने हमें वो सिखाया जो न तो राजसीय योजनाएं सिखा सकती थी और न ही पुराने नियम। उसने हमें यह दिखाया कि समय का मोड़ हमें बदलने के लिए देता है, पर बदलना हमारी मंशा से शुरू होता है।" अकबर ने धीमी आवाज में कहा, "हाँ, और अब जब गिनती वापस सामान्य हो गई है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम रोज रोज की नई गिनतियां सही अर्थों में भरें, न कि केवल कागज पर, बल्कि दिलों में। कहानी का यह भाग यहीं समाप्त नहीं होता।
क्योंकि जहां इंसान रहते हैं वहां भूल और सुधार के बीच की लड़ाई भी रहती है। बट उस उल्टी गिनती ने ताजनगरी को एक ऐसी सीख दी जो पीढ़ियों तक फैलती रही कि समय कभी कभी पीछे चलकर आपको दूसरा मौका देता है, पर वह मौका केवल तब उपयोगी है जब आप उसे समझ स्वीकार करें और अपने कर्मों को सुधारें। अकबर ने अपने शेष वर्षों में इस पाठ को ने हर छोटी बड़ी समस्या बेवजह दिखाया, कहा, सुधर कर अपने अतीत को सहारा दिया और कहा उसे फिर से गिराने की कोशिश की। उल्टी गिनती का सही अर्थ यह था कि इतिहास को छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है, पर इतिहास के साथ अपने संबंध को समझ कर ताकि नई गिनती में हम वही गलतियां न दोहराएं जिनसे दूसरों की हंसी और आंसू गूंज उठे थे। बीरबल का मजेदार न्याय। जब हंसी ने मुकद्दर का तराजू पलट दिया, दरबार में हंसी अक्सर उन घटनाओं में से होती थी जिन्हें अकबर साहब भी मामूली समझ लेते। बीरबल का कोई चुटकुला, बाजार का कोई मजेदार किस्सा या किसी कवि की तुकबंदी पर हुई हल्की सी ठहाका, पर उस दिन अकबर के दरबार में हंसी सिर्फ मनोरंजन की वजह नहीं बन रही थी, वह न्याय का एक अजीब पर असरदार पैमाना बनकर आई थी। यह घटना उस तरह की थी जिसे बाद में ताजनगरी के लोग हंसी मजाक में नहीं भूलते। वे इसे उस दिन के रूप में याद रखते थे जब मजाक ने सच को परखा और न्याय हंसी के सहारे लौट आया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब नगर के दो मशहूर वादी दरबार की चौखट पर खड़े हुए। एक थे लाल बहादुर, जो एक अमीर जमींदार के रूप में जाने जाते थे, और दूसरे थे पक्कड़ चंदू, जिन्हें लोग प्यार से चौधरी चंदू भी कहने लगे थे, पर असल में वह एक चमत्कारी पगड़ी और नटखट गवई कारीगर थे। मामला साधारण सा लग रहा था, पर दोनों की आंखों में आग थी। लाल बहादुर आरोप लगा रहे थे कि चंदू ने उनकी बहुमूल्य घड़ियाली मूर्ति चुरा ली है। चंदू जोर देकर कहते रहे कि मूर्ति उनका पुरखों की विरासत है, जिसे उसने सालों पहले अपने दादा से पाया। मूर्ति सचमुच एक छोटी सी कांचदार मूर्ति जिसमें एक मुस्कान उभरती थी। जब उसे छोटी की रोशनी मिलती थी, लोग उसे मुस्कान वाला कहने लगे थे। अब दोनों ही उसकी मालिक हक्का के लिए दरबार पहुंचे थे। अकबर ने ध्यान से दोनों पक्षों की बात सुनी। लाल बहादुर ने कागजें दिखाई, खरीद बिक्री के निशान, गवाहों के बयान और कुछ पुराने दस्तावेज जो बतलाते थे कि मूर्ति पिछली सदी में उनके घर में थी। चंदू ने अपने पास रखे एक पन्ने को फैलाया। उस पर दास्तान लिखी थी कि रविवाद सुलझाए और नफरतों को मिटाने का प्रयत्न किया। बीच में बीरबल ने देखा कि उल्टी गिनती ने अकबर के निजी जीवन पर भी असर डाला। कुछ वर्ष पहले अकबर ने राज्य की भलाई के नाम पर कुछ कठोर आदेश दिए थे। कुछ को निर्वासित कर दिया गया, कुछ के हाथों से जमीन छीन ली गई। अब उन फैसलों का प्रभाव उल्टा लौट कर आ रहा था। उन्हें अब उन लोगों के आंसुओं और हिम्मत का सामना करना पड़ा जिनसे उन्होंने ऐसे निर्णय कर दिए थे। अकबर को यह महसूस हुआ कि शाही शक्ति के साथ दया का संतुलन हर समय जरूरी होता है, वरना वही शक्ति किसी दिन उल्टी गिनती में अपना बादली रूप दिखा देगी। उन्होंने बीरबल से कहा, हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जिनके साथ हमने कठोरता से पेश आया था और उनसे माफी मांगनी चाहिए, नाटकीय नहीं पर सच्चाई के साथ। बीरबल ने हामी भरी और कहा, यह वही समय है जब राजा की निष्ठा परखने लायक होती है, न केवल अपने तख्त का सम्मान बढ़ाने के लिए बल्कि मानवता दिखाने के लिए भी। अकबर ने उन सभी मामलों पर स्वयं गौर किया और जहां जहां गलती मिली वहां उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके न केवल मुआवजा दिलवाया बल्कि संबंधों को जोड़ने का प्रयास किया। कुछ लोग उनके पास आए और खड़े खड़े हो गए। कुछ ने उनकी आंखों में देखा और यह महसूस किया कि यह सचमुच निश्चय का समय है। बीरबल ने देखा कि जब राजा ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सुधार करने के लिए कदम उठाए तो उल्टी गिनती का स्वाद डाल कम हुआ। ऐसा लगा मानो समय ने उसकी उल्टी चाल को कुछ पलों के लिए रोका, पर इधर कुछ लोग थे जो अभी भी अपने किए का भुगतान नहीं कर रहे थे। उन पर उल्टी गिनती की कठोरता अधिक बढ़ती चली गई। शहर में एक तरह की सुधरती शांति भी लौटने लगी। लोग समझ चुके थे कि अतीत के साथ ही ईमानदारी सजगता की डिग्री बढ़ाती है।
पर उल्टी गिनती की प्रकृति केवल सुधार की नहीं रही, कभी कभी वह पुरानी चीजों को लौटाकर अति विनाशक भी बन जाती थी। एक बार एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सामने आई जिसने वर्षों पहले जबरदस्ती किसी और की पहचान लेकर फायदे उठाए थे। जब वह पहचान वापस आ गई, उसकी सारी संपत्ति भी उलटकर गई। उसने खोया हुआ धन फिर से वापस मांगना चाहा, पर कानूनी जांच में वह असफल रहा। उसकी पतलूनों से आवाज उठने लगी और उसने अंततः खुद ही अपने अतीत का बोझ स्वीकार कर लिया। इस तरह के मामलों में अकबर ने स्पष्ट नीति रखी, पीछा करने और सजा देने के बजाय पुनर्स्थापन और शिक्षा पर बल दिया गया। बीरबल ने कहा, सजा तभी अर्थ रखती है जब उसके साथ सुधार के उपाय भी जोड़े जाए, न केवल दंड बल्कि उसका कारण मिटाने के तरीके भी। अकबर ने इस उपदेश को अपनाया और प्रशासनिक सुधारों की एक श्रृंखला आरंभ की। समय के साथ उल्टी गिनती धीरे धीरे कम होने लगी। इसका कारण केवल बाह्य दबाव नहीं था, बल्कि लोगों के भीतर जो नई समझ आई थी, अतीत की गलती को स्वीकारने और उसे सुधार देने की चाह, उसने समय की चाल को फिर से सामान्य बनाने में मदद की। कुछ लोग कहते थे कि उल्टी गिनती की शुरुआत एक अलौकिक आत्मा की थी। कुछ ने कहा कि यह केवल लोगों की आत्मा की प्रतिक्रिया थी। पर बीरबल ने एक दिन कहा, यह कोई जादू नहीं था, यह एक अवसर था। समय ने हमें हमारे किए पर फिर सोचने का अवसर दिया। हमें चाहिए कि इस अवसर से हमने क्या सीखा उसे जीवन भर न भूलाएं। अकबर ने उसे सहमति में देखा और कहा, हमने बहुत कुछ सुधारा, पर यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। समाज की नब्ज पर हाथ रखना आवश्यक है, न केवल तब जब उल्टी गिनती चले, बल्कि हर दिन लोगों तक वापस नहीं दिया जाएगा जिनके पास कागज नहीं है, बल्कि हर फैसले के पीछे की सच्चाई भी जांची जाएगी। यह आदेश कुछ के लिए राहत का संदेश था और कुछ के लिए डर की घंटी, क्योंकि अब कोई भी नहीं छिप सकेगा। पर उल्टी गिनती का असर केवल न्याय तक सीमित न रहा, लोगों के निजी जीवन में भी उलटने होने लगे। जिन रिश्तों में दरार आ गई थी, वे कुछ जगहों पर जुड़ने लगे, पर दूसरी ओर उन रिश्तों का मूल्यांकन भी करना मुश्किल था, क्योंकि कभी कभी यादों का वापस आना दर्द भी दे सकता था। एक विवाह जो बाहर से टूट चुका था, अचानक उस अनुपस्थिति के बिना नहीं रहा। लोगों को अपने पुराने निर्णयों का सामना करना पड़ा। बीरबल ने महसूस किया कि उल्टी गिनती ने समाज को यह सवाल दिया कि क्या वे अपने अतीत से सीखकर नई शुरुआत करेंगे या फिर वही पुरानी गलती दोहराएंगे। अकबर ने लोगों से कहा कि वे अपने भीतर ईमानदारी की जांच करें, जो गलतियां लोगों ने की उन्हें स्वीकार करें और सुधारें, क्योंकि समय की उलटी गिनती सबको जोर जोर से चेतावनी दे रही थी। एक दिन तख्त के पास एक अजीब सा दृश्य हुआ। उसने महसूस बुजुर्ग व्यक्ति दरबार में आया और उसने एक छोटा सा बच्चा रखा। उसमें से उठी आवाज में सबको चौंका दिया। आवाज उन नामों की थी जिन्हें वर्षों से लोग भूल चुके थे, नाम जो कभी किसी काम के कारण शायद सूची में थे पर बाद में खारिज की गए थे। बक्से के अंदर एक तख्ती थी जिनमें पुराने निर्णयों के मूल कारण लिखे थे। उसके नीचे एक नोट था, जिन निर्णयों से किसी का जीवन मूर्लित हुआ, उनका हिसाब उल्टी गिनती से मांगा जा रहा है। बीरबल ने समझा कि उल्टी गिनती एक तरह का नैतिक घड़ी घर बन चुकी है। यह केवल वस्तुओं का लौटना नहीं, बल्कि हर उस फैसले का मूल मांग रही है जिसने किसी के जीवन को प्रभावित किया। अकबर ने तुरंत उस बक्से को खुलवाया और कागजों में लिखी सच्चाइयों को पढ़वाने लगा। कई चेहरे पिघलते नजर आए, कुछ शर्मिंदगी में, कुछ राहत में और कुछ में खींच भी थी। समाज में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। कुछ लोग उल्टी गिनती को दयालुता मानने लगे, उनके खोए हुए सामान लौट आए, जिनके साथी उनसे दूर गए थे वे लौट आए। पर दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत से लोग थे जिनके लिए ये उल्टी गिनती खतरे का संकेत बनी। वे लोगों ने जो शक्ति के लिए थे वे सब उखड़कर सामने आ गए। एक प्रभावशाली मंत्री के विरुद्ध पुराने कागज अचानक गायब नहीं रहे, वे खुद ही किसी अज्ञात हाथ से दरबार में आकर रखे गए। मंत्री ने पसीना पोंछा और कहा कि यह साजिश है,
पर जब दस्तावेजों की सत्यता पर खुद कुछ बुजुर्ग गवाहों ने प्रमाण दिया तो मंत्री का पक्ष कमजोर पड़ता चला गया। बीरबल ने कहा, जहां पना सच की उलटी। गिनती अक्सर लोगों को उनके अपने अतीत की खामियों से मिलाती है। यहाँ दो मार्ग हैं, या तो सच्चाई स्वीकार कर सुधारो या फिर बचने के लिए और जान दो। पर उल्टी गिनती का एक और पहलू ये था कि वह समय समय पर लोगों को उन बातों की याद दिलाती थी जो कभी उन्होंने कह दी थी, कभी गुस्से में, कभी भूल कर। कुछ शब्द जो किसी की रूह पर चोट करते थे वे पीछे आकर आते हुए लोगों को उनके अर्थ का एहसास करा देते। एक व्यापारी जिसने वचन दिया कि वह किसी का कर्ज माफ कर देगा, वह वचन अचानक उसकी यादों में पुनरुत्थित होने लगा। वह महसूस करने लगा कि उसने कितना कुछ पीछे छोड़ दिया था। यह प्रक्रिया कई बार मुखर माफी और छुटकारे का मार्ग भी खोलती। लोगों ने पुराने व राहगीरों की चाल में उथल पुथल होने लगी। लोगों का मानना था कि समय का पीछे चलना किसी पराक्रमी घटना का आगाज है, पर सच यह था कि घड़ियां सिर्फ संकेत थी। उनके साथ साथ रोजमर्रा की बातें भी उलटी होने लगी। एक मोची ने जूता ऐसे ही बिखेरा कि वह ठीक हो गया। एक टूटे हुए बर्तन ने अपनी चोट को भरता देखा और प्रांतिकों में पुरानी बातों का उल्टा असर दिखाई दिया। लोगों के सिर पर अतीत के निर्णयों की गंध आ गई। वो निर्णय जिन्हें उन्होंने सोच समझकर लिया था और जिनके परिणाम वे अब भुगत रहे थे, वे सारे अपने आप पलटने लगे। कुछ मामलों में ऐसा लग रहा था मानो समय ने सबको एक और मौका दे दिया हो। बीच बीच में अकबर को लगता कि ये सब किसी परी कथा का हिस्सा है, पर जब एक बूढ़ी विधवा आई और कहने लगी कि उसकी पेंशन कुछ साल पहले अचानक बंद कर दी गई थी और आज सुबह ही पेंशन की किस्त उसके घर की चौखट पर लौट आई है बिना किसी दस्तावेज के, तो अकबर के भीतर एक अजीब सा रोमांच जाग उठा। हर लौटे हुए चीज के साथ कुछ सवाल भी लौट रहे थे। क्यों वे चीजें छीनी गई, किसने उन्हें छिपाया और क्या अब उन्हें वापस कर देना है? उल्टी गिनती केवल वस्तुओं को नहीं बल्कि संबंधों और फैसलों को भी उलटा कर रही है। अचानक वे लोग जिनमें वर्षों का घृणा भरा था, वे मिलन की चाह रखने लगे। वे अधिकारी जो कागजों की चालाकी से किसी का हक छीनते थे, उनके साथ उनके ही अंदर के पछतावे लौट रहे थे। अकबर को अपनी जिम्मेदारी का बोझ गहरा महसूस हुआ। उन्होंने बीरबल के साथ मिलकर तय किया कि यह उल्टी गिनती एक परीक्षा है, न केवल प्राकृतिक या अलौकिक बल्कि इंसानी और नैतिक भी। हमें यह समझना होगा कि कौन सी उलटे सही हैं और किसे पलटना खतरनाक होगा। बीरबल ने कहा, कुछ मामलों में अतीत की गलतियों को उलटना आवश्यक था, जैसे एक बेईमानी से छीनी गई जमीन की वापसी या किसी निर्दोष पर लगाया गया झूठा मुकदमा। पर कुछ उलटें ऐसी थीं जो भविष्य के लिए खतरा पैदा कर सकती थी, क्योंकि अगर बहुत कुछ बदल दिया गया तो जो भी व्यवस्था थी वह अस्त व्यस्त हो सकती थी। अकबर ने सोचा कि यहाँ बुद्धि और न्याय दोनों साथ काम करने होंगे, न कि केवल भावनात्मक पलटने से सब ठीक हो जाएगा। उल्टी गिनती का सबसे अजीब पहलू यह था कि वह केवल भौतिक चीजों को पलट कर लौटा कर नहीं दे रही थी, बल्कि वह लोगों की यादों को भी पलट रही थी। एक युवा सैनिक जिसे वर्षों पहले राज्य के एक उपद्रवी का गुनहगार समझकर बनावटी सजा दी गई थी, वह अचानक अपने घर आया और कहा कि उसे मेरी रिहाई का आदेश मिला था, पर इसे सबने देखा कि उसके साथ किए गए अन्याय के बारे में किसने क्यों चुप्पी साधी थी। किसी उद्योगपति के पास जो रिश्वत के दस्तावेज छिपे थे, वे अचानक खुद ही सामने आ गए। लोगों ने देखा कि कैसे जिन्होंने कभी सच्चाई छिपाई, आज वही सच्चाई उनके सामने नाच रही थी। इस तरह उल्टी गिनती लोगों के भीतर के सच को उखाड़ कर रही थी, कभी सहज रूप से, कभी जोरदार तरीके से। बीरबल ने एक रात अकबर को अपने पैरों के पास बैठा कर कहा, झांकना, ये उल्टी गिनती सिर्फ गणना नहीं, ये आपको और हम सबको हमारे किए का हिसाब है। हमें अब पक्का करना होगा कि न्याय सिर्फ दिखावे तक सीमित न रहे, बल्कि उसकी मरम्मत भी हो। अकबर ने उसकी बात सुनी और अपनी आंखों में एक नया दृढ़ निश्चय लिया।
उन्होंने घोषणा की कि जिन मामलों में झूठ और धोखा चलकर रहा है और लोगों ने आखिरकार यह समझा कि हंसी कोई मामूली चीज नहीं, वह वक्त के साथ छुपे अन्याय का आईना होती है। समाप्ति पर जब सब कुछ शांत हुआ और दादा की हंसी अब केवल स्मृति बनकर रह गई, बीरबल ने देखा कि कुछ परिवर्तन स्थायी थे। दरबार में पारदर्शिता की भावना बढ़ी, छोटे कड़े मामलों की सुनवाई होने लगी और लोगों ने सीखा कि मजाक और तामझाम के पीछे भी अक्सर गंभीर चालें होती हैं जिन्हें पकड़ना जरूरी है। दादा का नाम लोगों ने सम्मान से लिया और बच्चे अब उसकी हंसी की कहानियां सुनते न कारण के तौर पर मनोरंजन के बल्कि चेतावनी और सिखावन के रूप में। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह हंसी का राज हमें यह सिखाता है कि हंसी को हल्के में ना लें। कभी कभी वही हंसी सच बोल देती है जिसे हम समय से पहले दफन कर देते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और जिसने उस सच को सामने लाकर दिखाया उसे हम सम्मान से देखेंगे। दादा की हंसी ने दरबार को एक नया दायरा दिया, एक ऐसा दायरा जिसमें मनोरंजन और न्याय दोनों साथ साथ चल सकते हैं, बशर्ते हम सुनने और देखने के लिए तैयार हों। वक्त के साथ साथ ताजनगरी के लोग इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाते रहे। वे कहते हैं कि हंसी एक खिड़की है, जब उसे खोला जाता है तो भीतर की हवा बाहर आती है, और जब बाहर की हवा अंदर आती है तो सब कुछ ताजा हो जाता है। पर साथ ही वे यह भी जोड़ते हैं कि हंसी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह केवल खुशी नहीं बल्कि सच का ही एक रूप भी हो सकता है। और इस तरह बीरबल और हंसी का आज ताजनगरी की विरासत बन गया, एक विरासत जो बताती है कि हर हंसी में आनंद होता है, पर कभी कभी उसी हंसी में पीड़ा और न्याय की पुकार भी छिपी रहती है, और इसे पहचानना ही मर्दों और नेताओं की असली कला है। अकबर की उलटी गिनती जब हर घड़ी पीछे चलने लगी और अतीत ने नए अर्थ मांग लिए, अकबर ने उस दिन दरबार की ओर जाते हुए भी नहीं सोचा था कि उसका दिन समय की उलटी गिनती से शुरू होगा। सुबह की चाय के साथ जैसे ही उसने अंगूठी पहनकर दरबार का रास्ता लिया, तख्त की ओर जाने वाली सीढ़ियों के किनारे एक छोटा सा कागज पड़ा मिला। वह कागज कोई राजस्व पत्र नहीं था, न ही कोई आम आमंत्रण। एक साधारण हाथ से लिखा हुआ नोट था जिस पर बड़े से बड़े अक्षरों में लिखा था, उलटी गिनती चालू है, हर कदम पीछे की ओर सोचिए। अकबर ने थोड़ी मुस्कान जताई और कहा, किसने खेल खेल में यह लिखा होगा? पर बीरबल की आंखें तेज थी। उन्होंने नोट को उठाया और चुपके से उसकी परछाई पढ़ते हुए कहा, जहां पनाह परछाई भी कुछ बातें कर सकती है, इसे हल्के में मत लेना। दरबार खुला और जैसे ही पहले मिनिस्टर ने अपनी रिपोर्ट पढ़नी शुरू की, तख्त के पीछे वाले घड़ी घर की सुई ने अजीब सा घुमाव लिया। घड़ी पीछे की ओर चलने लगी। दरबारियों की नजरें उसी घड़ी पर टिक गई। कुछ ने सोचा कि यह किसी शैतानी खिलवाड़ का निशान है, तो कुछ ने इसे किसी बैक्टीरिया की तरह समझकर हंसी उड़ाई। पर बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, हमें यह देखना होगा कि यह केवल यांत्रिक दोष है या फिर कोई संकेत। अकबर ने आदेश दिया कि घड़ी की जांच की जाए और तुरंत ही महाराज के मैकेनिस्ट बुलाए गए। पर जो बात अकबर की आंखों के सामने घट रही थी, वह केवल एक घड़ी की तकनीकी विफलता नहीं थी, वह एक पूरे साम्राज्य की उलटी गिनती का शुरुआती संकेत ही था। पहली उल्टी गिनती की घंटी तब बजी जब बाजार से सूचनाकारों ने दरबार को बताया कि शहर की कई घड़ियों ने भी पीछे चलना शुरू कर दिया। ना चाहिए, पर हमें प्रमाणों के आधार पर ही कदम उठाने होंगे। बीरबल ने कहा कि वे प्रमाण जुटाएंगे, पर उसने महसूस किया कि दादा की हंसी उन्हें उन लोगों तक पहुंचा रही थी जिन्हें प्रशासन ने भूल लिया था। जांच में एक और पेचीदा मोड़ तब आया जब दादा के एक पुराने मित्र, एक कवि ने कुछ पुराने गीतों की पंक्तियां याद की। उन पंक्तियों में कुछ इशारे थे, नाम के पहलुओं में हल्की सी ताना और तारीखों में कुछ मिलान। बीरबल ने उन संकेतों को जोड़ते हुए देखा कि किस तरह उत्सव के समय कुछ हस्ताक्षरकृत कागजों में फेरबदल किया गया था। वे कागज जो कभी सार्वजनिक न किए गए, अब धूल हटाने पर कुछ असंगत गवाह दे रहे थे। ऐसे प्रमाण सामने आने पर कुछ बड़े चेहरे सिमटते हुए दिखे। वे जानते
थे कि उनका क्रुक खेल उजागर होगा। दादा की हंसी धीरे धीरे एक प्रक्रिया बनकर सामने आ गई थी। वह हंसी जो छुपे सच को बाहर खींचने का जरिया थी। बीरबल ने महसूस किया कि किसी भी प्रकार का न्याय केवल बातों से नहीं बल्कि हिम्मत और सत्याग्रह से आता है, और दादा ने हंसी के जरिए उसी हिम्मत को जगाया था। पर जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, कुछ कठोर विरोध भी उभरा। कई प्रभावशाली लोग जो खुद को निशाना मानते थे ने कहा कि यह सब नियोजित आरोप है। उन्होंने दादा को उनके दावे में घसीटा, उसे पागल घोषित किया। एक शाम दादा के पास एक पत्र आया जिसमें धमकी थी कि यदि उसने अपनी हंसी जारी रखी तो परिणाम भयंकर होगा। दादा ने पत्र पढ़ते हुए भी हंसना नहीं छोड़ा, पर बीरबल ने देखा कि उसकी आंखों में एक छोटा सा कांपना आ गया था। बीरबल ने सोचा कि यह वक्त है जब धर्म और कानून दोनों के सूत्रों को साथ में लाया जाए, और इसलिए उन्होंने सार्वजनिक परीक्षण की बात की। एक परियोजना जहां सबूत सामने लाए जाइए और जिनकी वजह से अन्याय हुआ वे स्वयं अपनी बात रखें। अकबर ने हामी भर दी। कहना आसान था पर निश्चय लेना भारी था। पर वे जानते थे कि जो सच छिपा है उसे उजागर करने की जरूरत थी। परीक्षण का दिन आया। दरबार में जो लोग कभी हंसते हुए खेल में लगे थे आज वे चुप थे। दादा फिर वहां था। उसकी हंसी उस दिन भी थी, पर वह अब आश्वस्त थी। बीरबल ने सबूत पेश किए और कई गवाह बुलाए। कुछ गवाहों ने वह सब कहा जो सच्चाई थी, कुछ ने डर के कारण चुप्पी साध ली, और कुछ ने अपनी गलती मानने की बजाय आरोपों का घमंड दिखाया। पर सबके बीच जो सबसे ज्यादा गूंजा वह दादा की एक छोटी सी हंसी थी। वह ऐसी हंसी जो किसी मौन को कहती हुई आई, सच का सामना करो। अंत में जब तथ्य सामने आए तो कई लोगों के चेहरे लाल हुए और कुछ ने माफी मांगी। उन पर कड़ी सजाएं हुई, लेकिन बीरबल और अकबर ने निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ सजाएं पर्याप्त नहीं, हमें उन जीवनों की मरम्मत भी करनी होगी जिन्हें चोट पहुंची थी। कारीगरों को पुनः काम दिलवाया गया, कोई संपत्तियां वापस की गईं और समाज ने नए नियमों को अपनाया ताकि भविष्य में ऐसे धोखे न हो सके। पर दादा की हंसी का राज केवल यह नहीं था कि उसने किसी अपराधी को बेनकाब किया। असली राज यह था कि हंसी ने लोगों को यह सिखाया कि हंसी में भी सच सत्ता है, और इसलिए कभी भी भावनाओं की सतह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बीरबल ने महसूस किया कि कई बार समाज ने उन संकेतों को अनदेखा कर दिया जो पर्दों के बीच छिपे थे। हंसी, गीत, नाच ये सब केवल मनोरंजन नहीं होते, वे मानवीय संवेदना की झलकें हैं। दादा ने कहा, मैं हंसकर लोगों की आंखें खोलता हूं ताकि वे खुद देख सकें कि उनके हाथों में क्या हो। वो हंसाने के लिए ही नहीं पर उनकी आंखों में छिपे दर्द को हंसाने के माध्यम से बाहर लाने के लिए भी प्रयोग करता था। पर समय के साथ उसने देखा कि जहां लोग हंसते हैं वहां भी कुछ लोग दूसरों के दर्द पर तैरते हैं, और कभी कभी वही हंसी समाज की आंखों का पर्दा बन जाती है। उसने वर्षों पहले एक घटना देखी थी। एक महान उत्सव के दौरान कुछ शाही आदेश गलत तरीके से कुछ परिवारों को नीचे करने के लिए उपयोग किए गए थे, पर वही आदेश कवियों और झूमने वालों के बीच उस तरह छुप गए कि किसी ने उनकी गंभीरता न समझी। दादा ने कहा कि उसकी हंसी उसी दर्द को याद कराती है। वह हंसी उन लोगों को अनमना करती है जिन्होंने असत्य को हंसने का बहाना दिया। अकबर ने सवाल उठाया, क्या तुम किसी नाम पर इशारा कर रहे हो? दादा ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों ने कुछ मंत्रियों की ओर संकेत किया। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह मामला केवल मनोरंजन से जुड़ा नहीं, ये कोई पुराना जाल है जिसे अब खोलना होगा। उन्होंने अकबर को कहा कि वे इस दादे की हंसी को चुनौती के रूप में ले, हंसी को बेनकाब करने के लिए छानबीन करें। पर धैर्य और न्याय के साथ अकबर ने स्वीकृति दी और आदेश दिया कि दादा से जुड़ी हर बात की तहकीकात की जाए। जांच शुरू हुई। बीरबल ने दरबार के पुराने अभिलेखों को देखा, उन कविताओं को खोजा जिनमें कुछ छुपा हुआ संकेत हो सकता था, और उन लोगों से बात की जो वर्षों पहले उत्सव के दौरान उपस्थित थे। धीरे धीरे एक तस्वीर उभर कर सामने आई, एक ऐसा अनुबंध जिसे वर्षों पहले एक प्रतिष्ठित व्यापारी और एक शाही अधिकारी ने मिलकर बनाया था। उस अनुबंध के कारण कई छोटे कारीगरों का काम चौपट हो गया था, और कुछ परिवारों को
हस्ताक्षर इतने खूबसूरती से छिपाए गए थे कि किसी ने उनकी ओर ध्यान न दिया। दादा ने हंसते हुए कहा, यह वही हंसी है जिन्होंने हंसी से लोगों की आंखें मूंद ली, वे आज भी आराम से खाते हैं। बीरबल ने समझा कि समस्या केवल कागजों की नहीं, वह नैतिकता का पतन था जो लोगों को हंसी की आड़ में झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर देता है। बीच बीच में दादा की हंसी दरबार को उथल पुथल कर देती। वह एक क्षण में कविता बन जाती, दूसरे में तंज। कुछ दिन तो बीरबल को भी अजीब लगे। कभी दादा की हंसी किसी निर्दोष को आहत कर देती और कभी किसी बड़े पापी को बेनकाब कर देती। पर बीरबल जानता था कि हंसी का राज ऐसे ही नाजुक होता है, वह कटु सत्य को मिठास में छुपाकर बोलती है। उन्होंने देखा कि हंसी की यह चाल सिरे से नकारने योग्य नहीं थी। वह एक दर्पण भी हो सकती थी जो समाज के चेहरे को दिखाती, और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इस हंसी को केवल चुनौती मानकर मजाक में टालना ठीक नहीं होगा। उन्हें समझना पड़ा कि दादा की हंसी में किस तरह का दर्द और किस तरह का न्याय छिपा है। जांच के दौरान एक युवा कारीगर नाम हरगोविंद आया। उसकी आंखें सूजी हुई थी और उसके हाथों पर काम की मेहनत की छोटे थी। उसने बताया कि उसके परिवार ने वर्षों पहले अपना व्यवसाय खो दिया था जब एक बड़े व्यापारी ने उनके माल का दाम घटा दिया और उनके कर्ज बढ़ा दिए। हरगोविंद ने कहा कि उन्होंने दफा दफा शिकायत की पर किसी ने सुना। लोग कहते थे कि व्यापार में तो हर कोई बड़ा खेल खेलता है। उसके शब्दों में सच्चाई की कड़वाहट थी। बीरबल ने अकबर के समक्ष रिपोर्ट दी और कहा कि यह कारीगर सिर्फ एक मिसाल है, ऐसे जो रखा हो। लाल बहादुर भड़क उठे, तो तुम कह रहे हो कि सिर्फ हंसी और पूजा से मालिकाना तय होगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हाँ, पर इससे बड़ा अर्थ यह है कि समाज में वस्तुओं का अस्तित्व केवल दांव पेंच और संपत्ति के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें लोगों की आत्मा से जुड़ी होती हैं। अकबर ने धीमे से आदेश दिया कि वे दोनों पक्षों के जीवन पर नजर रखें, पर बीरबल के पास एक आखिरी मजेदार तरकीब और थी। बीरबल ने कहा कि मूर्ति को किसी एक के घर में रखने से पहले दोनों को एक महीना दिया जाएगा, पर इस महीने के दौरान मूर्ति हर रोज उस घर पर रखी जाएगी जहां वह सबसे अधिक मुस्कान दिखाएगी। हर शाम मूर्ति को दोनों के पास रखकर देखा जाएगा कि किसकी सरल पूजा और सच्ची मुस्कान उसे अधिक खुश करती है। लोग मुस्कुराए। यह न्याय मजेदार था पर अनूठा था। लाल बहादुर को यह बात नागवार लगी, पर उन्हें अकबर का आदेश मानना पड़ा। चंदू को खुशी हुई। वह जानता था कि उसकी दादी की साधारण पूजा में मन की सच्चाई थी, और इस तरह बीरबल का हंसी का तल लागू हुआ। रोज मूर्ति दोनों घरों में जाकर देखी गई और हर बार की छोटी छोटी घटनाओं पर नोट लिए गए। पहले हफ्ते में चंदू की छोटी सी हवेली में मूर्ति को सादगी और प्यार मिला। बच्चे खेलकर उसके चारों ओर नाचते, दादी पुराने गीत गाती और चंदू दोपहर में बर्तन धोकर मूर्ति के पास बैठ जाता। मूर्ति अक्सर मुस्कुराते हुए झुक जाती, जैसे उसे तसल्ली मिल रही हो। दूसरी ओर लाल बहादुर के घर में भव्य दावतें और जुलूस होते, पर मूर्ति की मुस्कान औपचारिक ही बनी रहती। कुछ दिनों बाद एक रोचक घटना घट गई। लाल बहादुर के छोटे लड़के ने चंदू के छोटे बहन को बाजार में दुत्कार दिया। वह बात शहर में फैल गई और लोगों ने देखना शुरू किया कि लाल बहादुर का परिवार भी अपने तेजों में कितना कठोर हो सकता है। उसी दिन मूर्ति का स्वर चंदू की हवेली पर ज्यादा खिल गया। धीरे धीरे ये संकेत जमा होने लगे। चंदू की हवेली में मूर्ति ने ज्यादा बार पूर्ण मुस्कान दिखाई। मास बीतता गया और जब अंतिम दिन आया, बीरबल ने सभी नोट इकट्ठे कर लिए। उन्होंने मंच पर आकर कहा, हमने देखा कि मूर्ति अधिक बार उस घर में खिलती है जहां सच्ची मुस्कान, सादगी और प्रेम मिलता है, जो दिखावे से परे है। इसलिए मेरा निष्कर्ष है कि मूर्ति अब चंदू के साथ रहे, पर एक शर्त पर। लाल बहादुर ने गुस्से में पूछा, क्या शर्त? बीरबल ने कहा, शर्त यह है कि चंदू मूर्ति को अपने जज्बातों का खाना न समझे, बल्कि वह मूर्ति के साथ शहर के सामूहिक कल्याण के लिए कुछ करे। यह मूर्ति केवल एक परिवार की शोभा नहीं, बल्कि शहर के उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बने जिसने देवत्व और सहानुभूति को जिंदा रखा।
चंदू ने झुककर कहा कि वह यही करेगा। अकबर ने सख्त पर मुस्कुराते हुए कहा कि यह न्याय स्वाभाविक और समाजोपयोगी दोनों है। लाल बहादुर की नाराजगी को कुछ इस तरह शांत कर दिया कि घटनाओं का तात्कालिक ठंडा असर दब गया। पर कहानी का सबसे मजेदार मोड़ तब आया जब बीरबल ने आखिर में कहा, हमने तय किया कि मूर्ति को हर कमरे मेले में ले जाया जाएगा और जहां भी कोई छोटी सी पीड़ा या तंगी होगी वहां उसकी उपस्थिति से लोगों का मन हल्का हो। साथ ही सप्ताह में एक दिन लाल बहादुर को भी उसमें हिस्सा लेना होगा ताकि वह भी समझ सके कि सच्ची मुस्कुराहट दिखावे से उपजी नहीं आती। लाल बहादुर मुस्कुराए। बात कही उनकी ने भी बताया कि मूर्ति तीर्थयात्रियों के बीच घूमती थी, पर एक व्यापारिक झगड़े के बाद उनका पूर्वज उसे अपने घर ले आया था और वह मूर्ति परिवार की शान रही। लाल बहादुर ने अपना एक पारिवारिक गीत गुनगुनाया। उस गीत पर भी मूर्ति ने हल्की मुस्कान दी। पर वह मुस्कान चंदू के गीत की तरह विस्तृत नहीं हुई, बल्कि झपकन जितनी थी। बीरबल ने नोट बीरबल की बातों पर सब ध्यान देते हैं, ये देखा और बोले, देखा जाए। मूर्ति ने दोनों की स्मृतियों पर प्रतिक्रिया दी, पर अधिक सक्रियता किसमें है यह देखना होगा। फिर उन्होंने अदालत में एक दूसरा परीक्षण रखा, नाट्य परीक्षण। उन्होंने दोनों पक्षों से कहा कि वे अपने पुराने रिश्तों को याद दिलाने वाले कुछ कार्य करें। चंदू ने मंच पर छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन रख दिए और कहा कि उसकी दादी हमेशा उन बर्तनों में सरसों का तेल भरकर मूर्ति के सामने रखती थी। चंदू ने मिट्टी के बर्तन पहुंचाए और मंच पर हल्के से जोश के साथ दिए जलाए। मूर्ति पर जब दियों की रोशनी पड़ी तो वह खिल उठी। उसने अपनी मुस्कान चौड़ी कर ली और मूर्ति की नजरों में एक अजीब सी चमक आई। लोग वाह वाह करने लगे। फिर लाल बहादुर ने अपने पारिवारिक डीजो मेहर में नाचने वाले गायकों को बुलाया जो शाही शैली में नृत्य करने लगे। उनके नृत्य पर मूर्ति की मुस्कान देर तक टिकी नहीं, जैसे झटके में उसने मुस्कान लौटा दी। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, मूर्ति पर वह प्रकाश और सरल पूजा का असर अधिक गहरा है, न कि दिखावटी शो का। सबने सिर हिलाया, पर लाल बहादुर ने यह स्वीकार नहीं किया। वे बोले कि कभी कभी असली भाव धीरे धीरे बदलते हैं। बीरबल ने अब तीसरा और मजेदार हंसी की परीक्षा। उन्होंने कहा, हंसी दिल की सच्चाई को उजागर करती है, पर हंसी कई तरह की होती है। नकली हंसी, तकरीबन हंसी, और वह रूहानी हंसी जो किसी गहरे सुख से आती है। हम देखेंगे कि मूर्ति किस हंसी पर प्रकट होती है। लोगों ने हैरानी जताई, पर अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने अगले पल एक छोटी सी स्किट का आयोजन कर दिया। 2 कलाकारों को बुलाया गया। एक ने नाटक में बेईमान व्यापारी की भूमिका निभाई और दूसरे ने स्नेहिल गांव वाले की। कलाकारों ने थोड़ा सा व्यंग्य सहित अभिनय किया, पर बीरबल ने निर्देश दिया कि हर हंसी नकली न लगे। वे दोनों कलाकार सच्ची मुस्कान लेकर आए। पहले कलाकार ने नकली हंसी के साथ एक हास्यपूर्ण चाल चली। लोग हंसे, पर मूर्ति ने हल्की सी प्रतिक्रिया भी नहीं दी। फिर दूसरे कलाकार ने एक छोटी सी सच्ची हंसी दिखाई। वह हंसी उस तरह की थी जिसमें दर्द भी समाहित था, पर जिद भी। जब उसकी हंसी निकली, मूर्ति की मुस्कान गहरी हुई और वह थिरक उठी, जैसे उसे वही आवाज परिचित हो। बीरबल ने कहा, देखा आपने, मूर्ति असली हंसी को पहचान रही है। कुछ लोग यह सब अजीब समझे, पर जिनकी आंखें भावनाओं को पहचान सकती थी, वे समझ गए कि मूर्ति किसी दिखावे से अधिक वे सच्ची चीजें पसंद करती है जो दिल से निकले। फैसला करने की बेला आई। बीरबल ने चंदू और लाल बहादुर दोनों को मंच पर बुलाया और कहा, हमने देखा कि मूर्ति सरल पूजा, सच्ची स्मृति और खासकर सच्ची हंसी पर ज्यादा खिलती है। अब मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ, मूर्ति का अधिकार केवल उस पर होना चाहिए जिसका जीवन और व्यवहार उससे निकटतम मेल खाता है, न कि सिर्फ उस पर जिसने उसे कागजों में रखा हो या जिसने उसे दिखावटी तौर पर सब। कैसे उसकी दादी ने कभी उस मूर्ति को कहा कि किसी मंदिर से निकाला था, और कैसे वो पीढ़ी चला रहा था। साथ में उसके पास कुछ पुराने धागे कांच के टुकड़े भी थे जो उसने मूर्ति के आधार पर चिपकाए हुए दिखाए। दोनों में से कोई भी सीधा झूठ नहीं, या कम से कम ऐसा दिख रहा था। मामला उलझा हुआ था और
जो बीच में हंसते हुए बैठे थे, उठकर बोले, जहांपनाह, आज का यह मामला थोड़ा मजेदार है। यदि हम परंपरागत नुमाइश पर आकर फैसला करें तो कागज बोलेंगे, पर मेरा सुझाव है कि हम इस मामले में एक अलग तराजू लगाएं। एक ऐसा तराजू जो सिर्फ दावी के शब्दों की नाप न करे, बल्कि मूर्ति के साथ जुड़े रिश्ते और उसकी सच्ची पहचान को भी परखे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और वह तराजू क्या होगा बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हंसी। सभी ने हैरानी से देखा। मंत्री भांपने लगे कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, पर बीरबल की आंखों में एक अटूट ठहराव था। उन्होंने आगे कहा, यह मूर्ति जितनी अनोखी है, उतनी ही इसकी कहानी भी। कभी कभी वस्तुओं के साथ जुड़ी स्मृतियां और लोगों के चेहरे की हंसी ही बताती है कि वस्तु किसकी है। आइए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अदालत में हम हंसी का एक पैमाना रखें और देखते हैं कि मूर्ति किसके साथ खुश है। मंत्री हंस पड़े, पर अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीबी, तुम जो प्रस्ताव कर रहे हो वह मानो अजीब हो, पर कभी कभी अजीब राय सच तक पहुंच जाती है। पर यह स्पष्ट करो कि तुम्हारा तरीका न्याय के नियमों के अनुरूप हो, झूठ को न बढ़ावा दे और न ही प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं किसी को मजाक में लंबे हिरासत में नहीं लाऊंगा, परंतु मैं चाहता हूं कि हम मूर्ति के सामने कुछ ऐसे हालात बनाएं जो उसके सच्चे घर को पहचानने में मदद करें। अकबर ने कहा कि आज शाम को दरबार के खुले मैदान में एक सार्वजनिक परीक्षण रखा जाए, जहां दोनों पक्षों को बराबर मौका मिलेगा और जनता भी देखेगी। जानकारी तेजी से शहर में फैली और शाम तक हर चौक चौराहे पर कोई न कोई जा रहा था कि बीरबल किस तरह न्याय करेंगे। शाम आई, सारा मैदान दीपों से जगमगा रहा था। लोग जमा हुए, हंसते, फुसफुसाते, अनुमान लगाते। अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और बीरबल मंच के मध्य स्थान पर खड़े थे। मूर्ति को बीच में रखवाया गया था। बीरबल ने सबसे पहले कहा, यह परीक्षण किसी के अपमान के लिए नहीं, यह केवल सत्य को पहचानने का एक तरीका है। मैं दोनों पक्षों से कुछ प्रश्न पूछूंगा और फिर एक छोटा सा नाटक करवाकर देखूंगा कि मूर्ति किस स्थिति में खिलती है। पर यह नाटक हास्य का नहीं, बल्कि समझ का साधन होगा। लोगों ने उत्सुकता से सांस ली। पहला चरण था यादों का सुनना। बीरबल ने पहले चंदू से कहा कि वह मूर्ति के साथ अपने बचपन की कोई बात बताए। चंदू ने आंखें नम कर कहा कि उसकी दादी उस मूर्ति को मंदिर से छुपाकर लाई थी, क्योंकि मंदिर के पुजारी ने कहा था कि मूर्ति को दूसरों के हाथों में नहीं देना चाहिए। दादी ने बताया कि मूर्ति रात को धीरे धीरे मुस्कुराती थी और तब वह गीत गाती थी जिससे दादी को सुकून मिलता था। चंदू ने एक मधुर सा गीत गाया और जैसे ही उसने गाया, मूर्ति की छोटी सी मुस्कान थोड़ा और खिल गई। लोग देखकर चौंक उठे। फिर लाल बहादुर ने अपनी आखिरकार एक शाम जैसे ही तख्त के घड़ी भर की सुई में धीरे धीरे अपनी घूर्णी चाल वापस संभाली और समय फिर सीधा चलने लगा। अकबर ने दरबार में सभी को बुलाया और कहा कि आज हमें केवल उन बातों का जश्न नहीं मनाना चाहिए जो लौट आई, बल्कि उन सीखों का भी आभार करना चाहिए जो हमें सच की हैसियत को पहचानना, अलग लेने की जिम्मेदारी लेना और सुधार के लिए काम करना। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, उलटी गिनती सिखाया जो न तो राजसी योजनाएं सिखा सकते थे और न ही पुराने नियम। उसने हमें यह दिखाया कि समय का मोड़ हमें बदलने के लिए देता है, पर बदलना हमारी मंशा से शुरू होता है। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, और अब जब गिनती वापस सामान्य हो गई है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रोज रोज की नई गिनतियां सही अर्थों में भरें, न कि केवल कागज पर बल्कि दिलों में। कहानी का यह भाग यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि जहां इंसान रहते हैं वहां भूल और सुधार के बीच की लड़ाई भी रहती है। बट उस उल्टी गिनती ने ताजनगरी को एक ऐसी सीख दी जो पीढ़ियों तक फैलती रही कि समय कभी कभी पीछे चलकर आपको दूसरा मौका देता है, पर वह मौका केवल तब उपयोगी है जब आप उसे समझ लें, स्वीकार करें और अपने कर्मों को सुधारें। अकबर ने अपने शेष वर्षों में उस पाठ को अपनाया। बीरबल ने हर छोटी बड़ी समस्या में वही दर्पण दिखाया, कहां आदमी
सुधर कर अपने अतीत को सहारा दिया और कहा उसे फिर से गिराने की कोशिश की। उल्टी गिनती का सही अर्थ यह था कि इतिहास को छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है, पर इतिहास के साथ अपने संबंध को समझ कर ताकि नई गिनती में हम वही गलतियां न दोहराएं जिनसे दूसरों की हंसी और आंसू गूंज उठे थे। बीरबल का मजेदार न्याय, जब हंसी ने मुकद्दर का तराजू पलट दिया, दरबार में हंसी अक्सर उन घटनाओं में से होती थी जिन्हें अकबर साहब भी मामूली समझ लेते। बीरबल का कोई चुटकुला, बाजार का कोई मजेदार किस्सा या किसी कवि की तुकबंदी पर हुई हल्की सी ठहराई, पर उस दिन अकबर के दरबार में हंसी सिर्फ मनोरंजन की वजह नहीं बन रही थी, वह न्याय का एक अजीब पर असरदार पैमाना बनकर आई थी। यह घटना उस तरह की थी जिसे बाद में ताज नगरी के लोग हंसी मजाक में नहीं भूलते। वे इसे उस दिन के रूप में याद रखते थे जब मजाक ने सच को पकड़ा और न्याय हंसी के सहारे लौट आया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब नगर के दो मशहूर वादी दरबार की चौखट पर खड़े हुए। एक थे लाल बहादुर, जो एक अमीर जमींदार के रूप में जाने जाते थे, और दूसरे थे पक्कड़ चंदू, जिन्हें लोग प्यार से चौधरी चंदू भी कहने लगे थे, पर असल में वह एक चमत्कारी पगड़ी और नटखट गंवई कारीगर थे। मामला साधारण सा लग रहा था, पर दोनों की आंखों में आग थी। लाल बहादुर आरोप लगा रहे थे कि चंदू ने उनकी बहुमूल्य घड़ियाली मूर्ति चुरा ली है। चंदू जोर देकर कहते रहे कि मूर्ति उनका पुरखों की विरासत है, जिसे उसने सालों पहले अपने दादा से पाया था। मूर्ति सचमुच अनोखी थी, एक छोटी सी कांचीदार मूर्ति जिसमें एक मुस्कान उभरती थी। जब उसे छोटी की रोशनी मिलती थी, लोग उसे मुस्कान वाला कहने लगे थे। अब दोनों ही उसकी मालिकाना हक्का के लिए दरबार पहुंचे थे। अकबर ने ध्यान से दोनों पक्षों की बात सुनी। लाल बहादुर ने कागजें दिखाई, खरीद बिक्री के निशान, गवाहों के बयान और कुछ पुराने दस्तावेज जो बतलाते थे कि मूर्ति पिछली सदी में उनके घर में थी। चंदू ने अपने पास रखे एक पन्ने को फैलाया, उस पर दास्तान लिखी थी कि रविवार सुलझाए और नफरतों को मिटाने का प्रयत्न किया। बीच में बीरबल ने देखा कि उल्टी गिनती ने अकबर के निजी जीवन पर भी असर डाला। कुछ वर्ष पहले अकबर ने राज्य की भलाई के नाम पर कुछ कठोर आदेश दिए थे, कुछ को निर्वासित कर दिया गया, कुछ के हाथों से जमीन छीन ली। अब उन फैसलों का प्रभाव अब उन लोगों के आंसुओं और हिम्मत का सामना करना था, जिनसे उन्होंने ऐसे निर्णय कर दिए थे। अकबर को यह महसूस हुआ कि शाही शक्ति के साथ दया का संतुलन हर समय जरूरी होता है, वरना वही शक्ति किसी दिन उल्टी गिनती में अपना बादली रूप दिखा देगी। उन्होंने बीरबल से कहा, हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जिनके साथ हमने कठोरता से पेश आया था और उनसे माफी मांगनी चाहिए, नाटकीय नहीं पर सच्चाई के साथ। बीरबल ने हामी भरी और कहा, यह वही समय है जब राजा की निष्ठा परखने लायक होती है, न केवल अपने तख्त का सम्मान बढ़ाने के लिए बल्कि मानवता दिखाने के लिए भी। अकबर ने उन सभी मामलों पर स्वयं गौर किया और जहां जहां गलती मिली वहां उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके न केवल मुआवजा दिलवाया बल्कि संबंधों को जोड़ने का प्रयास किया। कुछ लोग उनके पास आए और खड़े खड़े रो पड़े, कुछ ने उनकी आंखों में देखा और यह महसूस किया कि यह सचमुच निश्चय का समय है। बीरबल ने देखा कि जब राजा ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सुधार करने के लिए कदम उठाए तो उल्टी गिनती का स्वर डाल कम हुआ। ऐसा लगा मानो समय ने उसकी उल्टी चाल को कुछ पलों के लिए रोका हो, पर इधर कुछ लोग थे जो अभी भी अपने किए का भुगतान नहीं कर रहे थे। उन पर उल्टी गिनती की कठोरता अधिक बढ़ती चली गई। शहर में एक तरह की सुधरती शांति भी लौटने लगी। लोग समझ चुके थे कि अतीत के साथ ही ईमानदारी सजगता की डिग्री बढ़ाती है, पर उल्टी गिनती की प्रकृति केवल सुधार की नहीं रही, कभी कभी वह पुरानी चीजों को लौटाकर अति विनाशक भी बन जाती थी। एक बार एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सामने आई जिसने वर्षों पहले जबरदस्ती किसी और की पहचान लेकर फायदा उठाया था। जब वो पहचान वापस आ गई, उसकी सारी संपत्ति भी उलट कर गई। उसने खोया हुआ धन फिर से वापस मांगना चाहा, पर कानूनी जांच में वह असफल रहा। उसकी पत्नी से आवाज उठने लगी और उसने
कहा, खुद ही अपने अतीत का बोझ स्वीकार करना। इस तरह के मामलों में अकबर ने स्पष्ट नीति रखी, पीछा करने और सजा देने के बजाय पुनर्स्थापन और शिक्षा पर बल दिया गया। बीरबल ने कहा, सजा तभी अर्थ रखती है जब उसके साथ सुधार के उपाय भी जोड़े जाए, न केवल